फिर से हाजिर हुए हैं बीए फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास को लेकर। आज हम भारत का इतिहास, जिसमें कि प्रारंभ से लेकर 1206 तक की घटनाओं का विवरण दिया गया है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है मगध का उत्थान, अर्थात हर्यक वंश से लेकर नंद वंश तक का मगध का उत्थान किन किन शासकों के शासनकाल में हुआ, किस प्रकार मगध साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार हुआ, किस प्रकार कौन कौन से शासकों के समय मगध की राजधानी राजगृह रही या फिर पाटलिपुत्र। तो मगध का उत्थान जो टॉपिक है, मैंने पिछले वीडियो में मगध के उत्थान के अंतर्गत हर्यक वंश के प्रमुख शासक बिंबिसार की उपलब्धियों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। संक्षेप में फिर से आपको मगध शासकों का कालक्रम के बारे में जानकारी प्रदान कर देते हैं कि किस प्रकार मगध के अंदर हर्यक वंश से लेकर नंद वंश के शासकों ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी और मगध के साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया था। इनमें पहला हर्यक वंश का जो शासक था बिंबिसार, जिसकी उपलब्धियों की जानकारी हमने कल के वीडियो में प्राप्त कर ली थी। इसके पश्चात बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र अजातशत्रु गद्दी पर बैठा, जिसकी शासन अवधि 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व के मध्य रखी गई है और बिंबिसार के शासन की अवधि 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व के मध्य रखी गई है। इसी प्रकार अजातशत्रु के बाद उज्जयिनी अर्थात उदयभद्र गद्दी पर बैठे। इसके पश्चात अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक नामक शासक हर्यक वंश में हुए और नागदशक जो था वो हर्यक वंश का अंतिम शासक था। तो हर्यक वंश के पश्चात नया वंश आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व के मध्य रखी गई है। तो शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक शासन किया था। उसके पश्चात कालशोक अर्थात काकवर्ण गद्दी पर बैठा था, जिसने कि 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व के मध्य शासन किया था। शिशुनाग वंश के अंतिम जो शासक थे वह थे नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन इस वंश के अंतिम शासक थे, जिसकी हत्या जो है नंद वंश के शासक महापद्मानंद के द्वारा कर दी जाती है। तो इस प्रकार नंद वंश जो है 344 ईसा पूर्व में स्थापित होता है और 322 ईसा पूर्व तक नंद वंश के शासकों का शासनकाल चलता है और नंद वंश के शासकों के द्वारा मगध साम्राज्य का काफी विस्तार किया जाता है। मगध शासक काफी शक्तिशाली थे, इनके पास अपार धन संपत्ति थी और इसके अलावा काफी मात्रा में इनके पास जो सेना थी, विशाल सेना थी, काफी मात्रा में धन संपत्ति थी। विशाल सेना का स्वामी होने के कारण ही इसे उग्रसेन का नाम भी दिया गया था। तो पुराणों में 9 नंद राजाओं का उल्लेख किया गया है, अतः इन्हें नंद कहलाए थे। तो महापद्मानंद के पश्चात उनके 8 पुत्रों ने मगध पर शासन किया, जिनमें महापद्मानंद के उत्तराधिकारियों में है पांडुगति, भूपाल, राष्ट्रपाल, भूविशानक, दास सिद्धर, केवल, घनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे, जिनकी हत्या मौर्य वंश के प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अपने प्रधानमंत्री कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के अंतिम शासक
धनानंद की हत्या कर देते हैं और नया वंश मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार हर्यक वंश से लेकर नंद वंश तक के शासकों के शासनकाल में साम्राज्य विस्तार काफ़ी हुआ और मगध की सीमाएं काफ़ी आगे बढ़ गई थी। बिंबिसार की उपलब्धियों की जानकारी हमने पिछले वीडियो में प्राप्त कर ली थी। आज हम अजातशत्रु के बारे में और उसकी प्रमुख उपलब्धियां और मगध के विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इस दौरान उसने कौशल से युद्ध लड़ा, वैशाली के साथ उसका युद्ध हुआ और अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के समय में राजगृह में किया गया था और जैन और बौद्ध धर्म के जो न्यायी हैं वो इसे अपना शासक मानते थे। तो अजातशत्रु की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके मगध का सिंहासन प्राप्त किया था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और 492 ईसा पूर्व में गद्दी प्राप्त कर ली थी और वह एक पराक्रमी और महत्वाकांक्षी शासक रहा था। सबसे पहले अजातशत्रु ने कौशल के साथ युद्ध लड़ा, उसके पश्चात वैशाली के साथ। सबसे पहले है कौशल से युद्ध। तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला का विवाह जैसे कि बिंबिसार से किया गया था। बिंबिसार को दहेज में काशी का एक गांव मिला था, परंतु बहन की मृत्यु के पश्चात प्रसेनजीत ने काशी पर वापिस अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन अजातशत्रु इस अपमान को सहन नहीं कर पाए थे। अतः दोनों में युद्ध छिड़ गया। प्रसेनजीत जो है अनेक बार पराजित हुआ था, परंतु अंतिम विजय प्रसेनजीत को ही लगी और अजातशत्रु पराजित हो गया और फिर उसे बंदी बना लिया गया था। और बंदी बनाने के पश्चात फिर दोनों पक्षों में समझौता हुआ, जिसके अनुसार प्रसेनजीत की कन्या जो वज्जी थी उसका जो विवाह है वह अजातशत्रु के साथ कर दिया जाता है। इस प्रकार इस प्रकार कौशल के युद्ध में अजातशत्रु पराजित होने के बाद एक संधि समझौता कर लिया जाता है, जिसके अनुसार प्रसेनजीत की कन्या वज्जी का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया जाता है और कौशल से मित्रता बनी रहती है। नेक्स्ट है वैशाली से युद्ध। अजातशत्रु का दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध है वैशाली से युद्ध होना। तो जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने अपने 2 पुत्र हल और बेहल को एक हाथी तथा 8 लड़ियों का हीरों का हार दिया था। उपहार के रूप में ये हार दिया गया था बिंबिसार के ही द्वारा। ये दोनों ही जो हल और बेहल थे, ये दोनों ही वैशाली के राजा चेटक की पुत्री चेलना के पुत्र थे। चेटक की पुत्री चेलना के ही पुत्र थे, लेकिन जब अजातशत्रु राजा बना तो उसने इन उपहारों को अपने भाइयों से मांगा, लेकिन हल और बेहल ने इन उपहारों को देने से मना कर दिया और सुरक्षा के लिए ये अपने नाना के पास चले गए, जिससे अजातशत्रु नाराज हो गया था। दूसरा जो कारण है वो बौद्ध धर्म ग्रंथों के आधार पर है। इसके अनुसार गंगा नदी के तट पर हीरों की एक खान थी। इस संबंध में अजातशत्रु और लिच्छवियों में समझौता हुआ था कि हीरों को आधा आधा बांट लिया जाएगा, लेकिन वैशाली के लिच्छवियों ने इस समझौते का पालन नहीं किया। अतः अजातशत्रु वैशाली के लिच्छवियों को दंडित करना चाहता था। युद्ध की घटनाएं। युद्ध के लिए अजातशत्रु ने पूरी तैयारी की, क्योंकि उस समय जो वज्जी संघ था वो काफ़ी शक्तिशाली था।
अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया तो राजा चेतक के नेतृत्व में जो गण राज्य थे वो संगठित हो गए। इस पर अजातशत्रु ने कूटनीति से काम लिया और अपने 2 मंत्रियों को लिच्छवी में फूट डालने के लिए उसने वैशाली भेज दिया। इन दोनों व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक वैशाली में रहकर अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की थी और लिच्छवियों में फूट डाल दी थी। और इसके अलावा अजातशत्रु ने अपने राज्य की सीमा पर स्थित पाटलिपुत्र को युद्ध का उसने मुख्य केंद्र बना लिया था और वहाँ एक दुर्ग का निर्माण भी करवाया। अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया और अंतिम विजय अजातशत्रु को ही मिली। वैशाली को मगध में मिला लिया गया और इस प्रकार अजातशत्रु ने वैशाली के अंगराज्य को भी अपने राज्य में शामिल कर लिया और इस प्रकार उसके राज्य में मगध, वाराणसी और वैशाली के प्रदेश शामिल हो गए थे। इस प्रकार अजातशत्रु ने कौशल से युद्ध लड़ा, वैशाली से युद्ध में विजय प्राप्त की थी और वहाँ के शासक को पराजित कर अंगराज्य को अपने अधिकार में ले लिया था। तो अजातशत्रु की जो धार्मिक नीति थी वो काफ़ी उदार रही, क्योंकि जैन और बौद्ध धर्म दोनों के जो अनुयायी थे वो उसे अपने धर्म का अनुयायी बताते थे। तो इस प्रकार जैन और बौद्ध धर्म दोनों ही संप्रदायों के जो लोग थे इसे अपना राजा मानते थे। तो अजातशत्रु के बाद गद्दी पर बैठा उदयनी, जिसने कि 460 से 344 ईस्वी तक शासन किया था। उदयनी ने नई राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना की। उदयनी ने नई राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना की। अवनति से भी उदयनी का संघर्ष हुआ, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला था। धर्म जैन धर्म का अनुयायी था उदयनी। उदयनी का धर्म जो था वो जैन धर्म था और जैन धर्म को मानने वाले थे उदयनी, जो कि अजातशत्रु के उत्तराधिकारी थे। इसके अलावा उदयनी ने मगध में एक चैत्य गृह का निर्माण भी करवाया। उदयनी ने मगध में एक चैत्य गृह का निर्माण भी करवाया था। इस प्रकार अजातशत्रु के बाद उदयनी गद्दी पर बैठे। तो इसके पश्चात मगध में अजातशत्रु के पश्चात उदयनी और उदयनी के पश्चात शिशुनाग वंश स्थापित किया जाता है। शिशुनाग वंश वहाँ का मध्य था, जिसने हर एक वंश का अंत किया और शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग वंश वहाँ का मध्य था, जिसने उदयनी की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग वंश जो है 492 ईसा पूर्व शिशुनाग वंश जो चला था वो 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व के मध्य इसकी अवधि रखी गई है। शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक शासन किया था। तो शिशुनाग ने पुनः राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली बनाई। उदयनी ने राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित की, लेकिन शिशुनाग ने राजधानी परिवर्तित कर दी और पाटलिपुत्र से वैशाली को इसने राजधानी बनाई। तो शिशुनाग नागवंश का वह शासक था, इसने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की थी। शिशुनाग ने अवनति को भी जीता था और वत्स पर भी इसका अधिकार रहा था। तो शिशुनाग के पश्चात काकशोक, जैसा कि काकशोक गद्दी पर बैठा, जिसने 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक शासन किया था। तो काकशोक ने वैशाली की जगह पुनः अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को स्थापित की।
किया था। कालशोक ने दूसरी बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो वैशाली में किया था। इस प्रकार कालशोक की जो मुख्य उपलब्धि है वो उन्हें पाटलिपुत्र को राजधानी बनाना और उसके समय में दूसरी बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो किया जाना है। इस प्रकार महापद्मानंद ने कालशोक की छुरा घोंपकर हत्या कर दी थी। कालशोक की छुरा घोंपकर हत्या कर दी थी और अंतिम जो शासक था इस वंश का वह था नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था और इस प्रकार 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना की गई महापद्मानंद के द्वारा। 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना की गई महापद्मानंद के द्वारा, जिसे कि इतिहास में उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है विशाल सेना का स्वामी। तो महापद्मानंद एक शुद्ध जाति का व्यक्ति था। महापद्मानंद एक महान और प्रतापी शासक था जिसने कि मगध की सीमाओं को विस्तारित किया था। ये महापद्मानंद अपार धन संपत्ति और सेना का स्वामी था। महापद्मानंद ने राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। महापद्मानंद ने राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। इसके अलावा इसने कालीन, कौशल, अश्मक, कुरु, पांचाल आदि राज्यों पर विजय प्राप्त की और मगध साम्राज्य की सीमाओं को काफी आगे बढ़ाया था। इसके अलावा महापद्मानंद, पुराणों के अनुसार महापद्मानंद के 8 पुत्रों के द्वारा मगध का शासन चलाया गया था, जिनमें पांडु, पांडुपति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशानक, दास सिद्धक, केवल और अंतिम शासक घनानंद। 8 पुत्रों के द्वारा मगध पर शासन कार्य किया गया। तो पुराणों में 9 नंद राजाओं का उल्लेख किया गया है, अतः इन्हें नंद वंश के नाम से भी जाना गया। तो इस प्रकार नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद थे, जो कि शूद्र जाति के थे। ये अपार धन संपत्ति और सेना के स्वामी थे और इतिहास में इन्हें महापद्मपति, उग्रसेन और महापद्य की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। तो अंतिम शासक रहे इस वंश के घनानंद, जो कि काफी क्रूर और अत्याचारी शासक था। घनानंद के समय में ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था, जिसका लाभ चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया था और उसने चाणक्य अर्थात कौटिल्य की सहायता से घनानंद के राज्य मगध पर आक्रमण कर दिया और चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर उसकी हत्या कर दी और इस प्रकार नंद वंश का अंत कर 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक रहा था और 184 ईसा पूर्व में ही अंतिम जो शासक थे मौर्य वंश के वह थे बृहद्रथ, जो कि अयोग्य शासक थे। अतः उसके समय में वहाँ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी और मौर्य वंश का अंत कर शुंग वंश की स्थापना की गई। तो इस प्रकार मगध के उत्थान में हर्यक वंश से लेकर नंद वंश तक का प्रमुख योगदान रहा। नंद वंश के समय मगध साम्राज्य की सीमाएं काफी आगे बढ़ी थी। नंद शासकों की जो उपलब्धियां संक्षेप में कुछ इस प्रकार हैं। जो समस्त नंद जो राजा थे वे पराधर्मी थे, परम धनी थे और जैन धर्म के पोषक रहे थे। उसके अधीन मंत्री का जो पद था वो वंशानुगत था। इसके अलावा वर्ष, उपवर्ष, वारुचि, कात्यायन जैसे जो विद्वान थे वो नंद काल
काल में ही हुए थे। इसके अतिरिक्त नंद शासकों ने वाट माप का मानकीकरण किया और माप तोल की नई प्रणाली नंदोपक्रमानी माननी चलाई थी। नंदों की अतुल धन संपत्ति का उल्लेख हवेंसान और संगमकाली कवि मामूनाथ ने भी किया है। हवेंसान के अनुसार पाटलिपुत्र के 5 जैन स्तूपों में नंदों का 5 कोषागार संचित था। नंद वंश पहला वंश था जिसने बड़े पैमाने पर आहत सिक्कों को प्रचलित किया था। इसके अलावा नंद वंश पहला राजवंश था जिसने वृद्ध मगध साम्राज्य की स्थापना की, अर्थात मगध की सीमाओं को काफ़ी विस्तारित किया था। उन्होंने पाटलिपुत्र को समस्त उत्तरी भारत का केंद्र बनाकर रख दिया था। समस्त उत्तरी भारत को पाटलिपुत्र का केंद्र बनाकर रख दिया था। इस प्रकार नंद वंश के समय में मगध की सीमाओं का काफ़ी विस्तार हुआ और अंतिम नंद राजा घनानंद युद्ध में लड़ता हुआ चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होता है और चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य के सहयोग से घनानंद को पराजित कर उसकी हत्या कर देते हैं और 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना कर दी जाती है। तो इस प्रकार हर्यक वंश से लेकर नंद वंश तक मगध के साम्राज्य की सीमाओं का काफ़ी विस्तार प्रचार प्रसार हुआ था। इसके बाद भी आने वाले वंशों में मौर्य गुप्त जो थे इन्होंने भी मगध की सीमाओं को काफ़ी विस्तारित किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हर्यक वंश से लेकर नंद वंश तक यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। इसके साथ ही धन्यवाद।